आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल के बारे में, अर्थात एक सेल किस प्रकार से हमारे बॉडीज़ में या किसी भी एनिमल्स लिविंग सेल्स के बॉडीज़ में किस प्रकार से अपने साइकिल को कितने स्टेप में कंप्लीट करता है, इसके बारे में हम आज इस सेल साइकिल जो टॉपिक है उसके थ्रू जानेंगे। तो इसमें हम लोग मेनली सेल साइकिल को पढ़ने से पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सेल साइकिल की प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेल साइकिल होता है वो मेनली 2 स्टेप में पाया जाता है, जिसमें एक इंटरफेज आता है और दूसरा एम फेज आता है, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो एम फेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है और जो इंटरफेज होता है वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड कहने का अर्थ ये है कि यह पूरे होल बॉडी के जो परसेंटेज की तुलना में देखा जाए तो हमारे जो 100% का जो सेल का जो साइकिल चलता है उसमें जो उसका एम फेज होता है वो मात्र 5% ही उसमें वर्क करता है और जो 95% जो वर्क करता है वो हमारा इंटरफेज होता है। साथ ही साथ जो एम फेज होता है वो एक प्रकार का डिवीजन फेज होता है, जहाँ पर जो सेल होते हैं वह डिवाइड होके हैं और डिवाइड होकर के एक नए सेल का फॉर्म करते हैं। और जो एम फेज होता है वो उसमें बहुत सारे जो न्यूक्लिक मटेरियल्स पाए जाते हैं वो अपने अपने थ्रू किसी भी सेल्स को मतलब चलाने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल होता क्या है। सेल जो होता है वह एक प्रकार का हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। एक सिंपल डिफिनेशन के थ्रू देखें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट इन आवर बॉडीज। तो जो सेल होता है अपने प्रीवियस सेल से क्या होता है बनता है, अर्थात जो अपने प्रीवियस सेल जो अपने जो इंसेस्टर होते हैं उसी से सेल जो होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि एक सेल जो हो डिवाइड होकर के एक से अधिक सेल का फॉर्म करता है। और इस प्रकार ये प्रोसेस जो होती है एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में चलती रहती है और सेल का फॉर्म करती है। यदि हम डिफरेंट वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग जाएं तो जो सर रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने 1858 में एक सेल के बारे में थॉट दिया। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि जो सेल होते हैं वह एक जो सेल का फॉर्मेशन होता है वह अपने ओल्ड सेल से फॉर्म करते हैं, अर्थात जो न्यू सेल का फॉर्म हो रहा है वो अपने ओल्ड जो पुराने सेल है उसी से उसका फॉर्म हो रहा है। ये सर रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया था, जो कि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। साथ ही साथ जो सर स्वान थे उन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वह अपने प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स पाए जाते हैं उससे जनरेट होते हैं। साथ ही साथ जो सेल होते हैं वह अपने सेल से ही जनरेट होकर के एक लगातार अपने सेल को प्रोलिफरेट करते हैं। तो ये जो विर्चो थे उन्होंने बताया, साथ ही साथ जो स्वान थे उन्होंने बताया। और एक सेल जो होते हैं वह अपने लिविंग सेल से किसी अन्य लिविंग सेल से मतलब बनते हैं और इस प्रकार वो ग्रो करते हैं। तो इसके बारे में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थॉट को दिया और सेल के बारे में बताया। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं यदि हम बात करें प्रोटोजोन्स की, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर, साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। तो जो सेल होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है, चाहे वो डीएनए के फॉर्म हो आरएनए के फॉर्म हो। तो जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो सेल्स में जो डॉटर सेल्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, जो डीएनए और क्रोमोसोम क्या होता है रिप्लिकेशन होता है, मतलब उसका डुप्लीकेशन होता है और अपनी कंप्लीट कॉपी के थ्रू वह क्रोमोसोम में मतलब जो डॉटर सेल होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो क्रोमोसोम के थ्रू। तो इसके बारे में हम सेल साइकिल में ये उसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। देन हम लोग जो सेल के बारे में देखें या सेल साइकिल के बारे में देखें तो जो सेल होता है या जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल
प्रोसेस बाय रिड्यूजन और रिप्लिकेशन ऑन सेल, मतलब खुद के सेल के रिड्यूजन, पुनः ड्यूजन या पुनः विभाजन और पुनः रिप्लिकेशन, मतलब उसी कॉपीज तैयार करके जो नया सेल बनाई जाती है उसको हम लोग सेल साइकिल के अंदर या सेल ही कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इन प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड ड्यूजन नो अदर सेल साइकिल, मतलब किसी भी न्यू सेल का फॉर्मेशन ड्यूजन या तो डुप्लीकेशन के थ्रू होता है तो उसे हम लोग सेल साइकिल में लेते हैं। यह एक एसेंशियल मैकेनिज्म होता है जो कि यूनिसेलुलर स्पीसीज में और किसी भी लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और उसके द्वारा यह वेरी इसेंशियल प्रोसेस चलाई जाती है, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट आते हैं। जो सेल साइकिल होता है वह एक प्रकार का ऐसा ड्यूजन होता है जिसमें जो मदर सेल होते हैं वह अपने डॉटर सेल को मतलब प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मदर सेल से डॉटर सेल्स में जाता है। तो होता है सेल साइकिल के बारे में। यदि हम सेल साइकिल के फेज को देखें तो सेल साइकिल में दो फेज आते हैं, एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज जो होता है मेन फेज होता है, साथ ही साथ जो एम फेज होता है। यदि हम इंटरफेज को आगे की ओर देखें तो इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है किसी भी सेल साइकिल का, क्योंकि यह सेल जो होता है टोटल जो लाइफ स्पेन होता है किसी भी सेल साइकिल का, उसकी लाइफ स्पेन में जो इसकी 90% जो एक्टिविटी होती है 95% वो केवल इंटरफेस के अंतर्गत ही आती है, जो उसी में सम्मिलित होती है। लेकिन जो 5% जो बचता है वह ड्यूजन फेज या एम फेज के अंतर्गत लिया जाता है। इंटरफेस क्या होता है? यह डेली लिविंग या तो सेल के मेटाबॉलिज्म फेज होता है जो कि लगातार जिंदा रहते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट होते हैं। और एक क्या होता है, एक फेज जो होता है किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण बहुत ही एक्टिव पाए जाते हैं, जो इंटरफेज होता है। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वह थ्रेड के फॉर्म में, जो मतलब थ्रेड कहने का था जिसको जो धागे के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन ही कहते हैं। साथ ही साथ यदि इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज ही बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो G0 फेज आता है वहाँ पर क्या होता है, जब सेल साइकिल G1 से G2 और S के बीच में आता है तो वहाँ पर एक G0 फेज आता है जहाँ पे वह जो सेल होता है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है, फिर देन उसके बाद अपने प्रोसेस को चलाता है। तो इसका इंटरफेस को हम लोग एक प्रकार से रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और ये जो होता है एक प्रकार से प्रिपरेटरी फेज भी होता है, क्योंकि इसी में किसी भी सेल के प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। यदि हम इस इंटरफेस के देखें तो इंटरफेस भी मतलब 3-4 स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें हम लोग मेनली 3 स्टेप लेते हैं, क्योंकि जो G0 फेज होता है उसको हम लोग इसमें नहीं लेते, वह एक प्रकार से रेस्टिंग फेज होता है। तो इसमें जो हार्वर्ड और जो पहले नाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सेल साइकिल का जो इंटरफेज होता है उसको 3 स्टेप में मतलब डिवाइड किया, जिसमें जो पहला स्टेप आता है वो होता है G1 फेज, देन उसके बाद जो सेकेंड आता है वो होता है S फेज, और जो G2 आता है वह तीसरा फेज होता है। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस पूरे जो 24 घंटे का यदि हम टाइम देखें सेल के, तो उसमें 23 घंटे की जो प्रोसेस होती है वो इंटरफेस के अंतर्गत ही आती है। साथ ही साथ जो बचा हुआ 1 घंटा होता है वह माइटोटिक या एम फेज में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो खुद सेल होता है वह माइटोटिक या मियोटिक फ्यूजन की प्रोसेस को करने के लिए रेडी होता है। तो इस प्रकार जो इंटरफेस होता है वह डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है। इसमें कुछ डायग्राम दिया गया है, यदि हम डायग्राम को देखें तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो फर्स्ट फेज दिख रहा है हमको, यहाँ से अगर इतने की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो इतना वाला फेज है यहाँ तक का वो इंटरफेस के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बचा हुआ जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, वह जो होता है वह एम फेज होता है। तो मैं इंटरफेस की बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा है, G1 फेज आ रहा है, S फेज आ रहा है और G2 फेज आ रहा है, और साथ ही साथ G0 फेज भी आ रहा है। तो जो मेनली हम लोग 3 स्टेप को देखते हैं किसी भी इंटरफेस में, तो क्या होता है इसमें G1 फेज आता है। G1 फेज क्या करता है, G1 फेज एक प्रकार के सेल का ग्रोथ करता है।
जहाँ पर सेल जो होता है ग्रो करता है। उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, जो सेल होते हैं उसका डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ जो डीएनए का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। और जो G2 फेज होता है, ये भी यहाँ पर भी जो सेल होते हैं फिर से ग्रो करते हैं और इस प्रकार यह अगेन फिर से एम फेज में पहुँच जाते हैं। तो ये साइकिल जो होता है वो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टाइम में चलते रहता है। लेकिन जो इंटरफेज होता है वो वेरी लॉन्गेस्ट फेज होता है, जो कि यदि हम रेशियो की बात करें तो 10:1 की रेशियो में यह मतलब 9:1 में यह पाया जाता है। अब आते हैं फर्स्ट इंटरफेस के स्टेप के बारे में। जो फर्स्ट इंटरफेस हम लोग ने देखा वो है जीवन फेज। जीवन फेज कहने का अर्थ क्या है, यह किसी भी इंटरफेस का फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पर जो सेल होते हैं वह ग्रोथ करते हैं और उसकी डेवलपमेंट पीरियड इसी फेज में होती है। इस जीवन फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ड्यूजनिंग प्रोसेस होती है, जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वह यहाँ से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ इसे प्री सिंथेटिक फेज या प्री सिंथेटिक स्टेज कहते हैं। प्री सिंथेटिक स्टेज कहने का अर्थ यह है कि यह एस फेज के पहले आ रहा है, क्योंकि एस फेज एक प्रकार का सिंथेटिक फेज होता है या सिंथेटिक स्टेज होता है, जिसके कारण यह उससे पहले आ रहा है, जिसके कारण इसे प्री सिंथेटिक स्टेज कहा गया है। और इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में कुछ एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें mRNA प्रोटीन होते हैं, वह किसी भी जो स्टेप होती है माइटोसिस की उसको चलाने के लिए, उसको इस स्टेप को लीडिंग करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए जीवन फेज रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ जो प्रोटीन और आरएनए होता है उसका फॉर्मेशन इसी फेज में, जो जीवन फेज होता है उसमें किया जाता है। यह इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है जीवन फेज, क्योंकि ये जो फेज होता है वह क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज होता है और पोस्ट माइटोटिक फेज होता है या पोस्ट एम फेज होता है, जो कि दोनों के बीच का फेज होता है। और इसी कारण इसमें जो सेल की ग्रोथ होती है, साथ ही साथ ड्यूजनिंग की जो प्रोसेस होती है यहीं से स्टार्ट होती है। इसी कारण से इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा गया है। यह फेज जो होता है पोस्ट माइटोटिक फेज, अभी बताया कि यह पोस्ट माइटोटिक फेज होता है। साथ ही साथ यह जो प्रोसेस होती है वह एम फेज के बाद होती है और ये बहुत ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा यह जो फेज होता है वो हाईली एक्टिव फेज होता है और इसी एक्टिव प्रोसेस के द्वारा यह अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार जीवन फेज को देखें तो जीवन फेज एक प्रकार से डेवलपमेंट और ग्रोथ फेज होता है, ये प्री सिंथेटिक फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, गैप 1 फेज होता है। साथ ही साथ यह पोस्ट माइटोटिक फेज और प्री सिंथेटिक फेज होता है, जहाँ पर एमिनो एसिड और प्रोटीन क्या होते हैं, बनते हैं और यहीं से बनने को जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बनने को स्टार्ट होते हैं और इस प्रकार वह आगे चल के सिंथेटिक फेज में जाते हैं। अब सेकेंड फेज देखते हैं। सेकेंड फेज को हम लोग एस फेज या सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो सिंथेटिक फेज की यदि बात की जाए तो ए फेज जो होता है वो डुप्लीकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस इसी फेज में होती है और यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा यह फेज जो होता है एक्टिव होता है, इसी कारण से सिंथेटिक फेज कहा गया है। तो यदि हम देखते हैं कि जो कार्बन होते हैं उसमें यहाँ पे कार्बन मतलब क्रोमोसोम को लिया गया है और मतलब कार्बन सी मतलब डीएनए को लिया गया है और एन मतलब क्रोमोसोम को लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ना, तो जो डीएनए होता है उसकी संख्या में या उसका रिप्लिकेशन होने के कारण उसकी संख्या जस्ट डबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ 2C और 4C लिखा है। C मतलब डीएनए, तो जो डीएनए होता है उसकी संख्या में डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो दोनों में सेम बना रहता है, जिसके कारण इसकी संख्या जो होती है वह सेम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन हो रहा है या उसका सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जो क्रोमोसोम की संख्या है वह सेम बनी हुई है किसी भी सेल में, तो इसी कारण इसे सिंथेटिक फेज कहा गया है। यह जो प्रोसेस होती है वह दो मोस्ट प्रोटीन के प्रेजेंस में होती है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन आता है। साथ ही साथ ये जो फेज होती है, सिंथेटिक की फेज होती है, वो सेल का ग्रोथ फेज होता है और डीएनए का रिप्लिकेशन फेज होता है, जो कि G1 और G2 फेज के मिडिल फेज होता है। तो हम लोग इसे पोस्ट G1 फेज भी बोल सकते हैं और प्री G2 फेज भी बोल सकते हैं यदि नाम दिया जाए, है ना। तो ये होता है एस फेज। अब देखते हैं G2 फेज। जो G2 फेज होता है ये सेकेंड ग्रोथ पीरियड होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रोथ पीरियड की तुलना में इसकी जो मतलब क्षमता होती है थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सेल का ग्रोथ पहले से हो चुका है, उसकी सिंथेसिस हो चुकी है, तो अब इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत और ग्रोथ होती है सेल की और उसका डेवलपमेंट होता है। इसी कारण से सेकेंड ग्रोथ पीरियड कहा गया है। ये गैप टू फेज जो होता है वो पोस्ट सिंथेटिक फेज होता है। साथ ही साथ इसमें न्यू प्रोटीन और आरएनए का फॉर्म होता है और इसमें जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वह फॉर्मेशन होने लगते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो लगातार डिवाइडेड होकर के क्या होते हैं उसके डिवीजन को रेडी करते हैं, और सेल के डिवीजन को इस प्रकार यह डिफरेंट प्रकार के जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसके थ्रू डिवीजन की प्रोसेस को यह मतलब प्रिपरेशन करते हैं, उसको मतलब ओरिजिनेट करते हैं, और आगे चलकर यह फिर G2 फेज जो होता है वह M फेज में जाकर के फिर से अपने साइकिल के द्वारा खुलता है, और M फेज को हम लोग मेनली ड्यूजनिंग फेज कहते हैं। तो जो ड्यूजन की प्रोसेस होती है वह G2 फेज से स्टार्ट हो जाती है, और इसमें हम लोग एक और फेज देखते हैं G0 फेज। जो G0 फेज होता है वह एक प्रकार से रेस्टिंग फेज होता है, क्विसेंट फेज होता है, जहाँ पे जो सेल होता है कुछ समय के लिए अरेस्ट होता है, देन उसके बाद उसे एम फेज में भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इंटरफेज होता है वो वेरी लॉन्गेस्ट स्टेज होता है किसी भी सेल का, जिसमें डिवीजन की प्रोसेस तो नहीं हो रही लेकिन सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसकी सिंथेसिस हो रही है, उसका डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन हो रहा है। तो आगे चलकर यह फिर से क्या होता है डिवीजन की प्रोसेस करता है, देन एक सेल से जो अधिक सेल्स बनते हैं, अर्थात मदर सेल से डॉटर सेल्स का फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग आगे माइटोटिक डिवीजन्स में देखते हैं, जो एम फेज होता है उसमें देखते हैं। तो इतना जो होता है ये होता है कंप्लीट होता है जो इंटरफेज होता है वो। तो आगे हम देखते हैं एम फेज के बारे में। तो जो एम फेज होता है उसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और यह फेज क्या होता है, ये बहुत ही एक्टिव फेज होता है। साथ ही साथ पूरे सेल साइकिल का जो लाइफ स्पेन होता है उसके 100% लाइफ स्पेन में यह केवल 5% अर्थात 1 घंटे के लिए, जो 24 घंटे का जो लाइफ स्पेन होता है उसमें केवल 1 घंटे के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सेल साइकिल में उसकी प्रोसेस को करने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो एम फेज का अर्थ होता है माइटोटिक फेज। तो जो माइटो मतलब होता है थ्रेड, जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें जो सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको हम लोग माइटो बोलते हैं। साथ ही साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने के कारण इसे क्या क्या बोल रहा है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोले थे, इसी कारण इसको इस फेज को हम लोग माइटोसिस कहते हैं, जिसमें माइटोसिस के दौरान जो सेल का होता है मूवमेंट होता है, थ्रेड लाइक मूवमेंट होता है, और इसी फेज में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनका क्या बोलते हैं स्पाइंडल फॉर्म में वह अरेंज होते हैं। जो न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं यहाँ पे वह विजिबल होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक होता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है वह सेल के सेंटर पार्ट में होता है, न्यूक्लियर रीजन पे होता है, और जिसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें जो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है वह प्रत्येक नए सेल्स में फॉर्म होते हैं, और इस प्रकार जो एम फेज होता है उसको हम लोग 2 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें माइटोटिक फेज आता है और मियोसिस फेज आता है। तो इस प्रकार एम फेज भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि एम फेज होता क्या है। तो इसके आगे स्टडी करने के लिए
हम लोग पहले जो एम फेज का जो फर्स्ट फेज होता है सब फेज उसको देखते हैं। तो जो फर्स्ट सब फेज आता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होना, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना या साइटोप्लाज्म का मोशन होना। तो कैरियो मतलब होता है क्रोमोसोम या न्यूक्लियस और साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो जो कैरियोज होता है क्रोमोसोम का मोशन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल्स किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसको देखें तो यह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रोफेज क्या होता है? ये होता है माइटोटिक फेज। आगे हम लोग देखेंगे मियोसिस फेज। तो हम लोग पहले माइटोटिक फेज के बारे में देखते हैं। माइटोटिक फेज कहने का अर्थ था समसूत्री विभाजन, जिसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है, जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें 2 मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज मतलब प्रो मतलब बिफोर, फेज मतलब एपियरिंग। मतलब किसी भी सेल के जो पहली स्टेज होती है, जो पहले कंडीशन की स्टेज होती है जो हमें दिखाई देती है उसको हम लोग प्रोफेज में देते हैं। तो प्रोफेज को बांटा गया है अर्ली फेज में और लेट प्रोफेज में। तो जो अर्ली प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है, जो हमको सेल दिखाई देता है उसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाता है जो अर्ली फेज की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें, है ना। किसी भी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, साथ साथ न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो इस फेज जो होता है प्रोफेज में फ्यूजनिंग की प्रोसेस तो स्टार्ट हो रही है किसी भी सेल की। तो इसमें क्या होता है, जब सेल में प्रोफेज की प्रोसेस शुरू होती है तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो वो भी क्या होता है, पहले तो सीमित रहता है, देन उसके बाद वह फिर मतलब डिसअपियरिंग शुरू करता है। तो अभी क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का वो डिसअपियर होना प्रारंभ करता है इस फेज के स्टार्टिंग में। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी इस फेज में क्या होता है, डिसअपियर शुरू होता है, उसकी डिसअपियरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। और क्या होता है, जो सेल होता है उसमें जो डीएनए होते हैं वो डिवाइड होते हैं। देन हम लोग लेट प्रोफेज की बात करें तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, यह सबसे मोस्ट फेज होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर प्लाज्मा होते हैं वह साइटोप्लाज्मा से मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह डिसअपियर हो गया है, जो न्यूक्लियोलस से वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण जो अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से अब मिक्सिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे मिक्स्ड फेज भी कहा गया है। और इसमें स्पाइंडल फाइबर का फॉर्म होना शुरू होता है। स्पाइंडल फाइबर मतलब एक प्रकार से जो तंतु होता है वह स्टार्ट होता है जहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक रीजन्स पर क्या होते हैं, हेंजेस होते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होता है। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम होता है उसका फॉर्म जो होता है डाइऑड होता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इन्वेलप हो जाता है, मतलब इन्वेलप हो जाता है, जिसके कारण वह हट जाता है। साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस होती है वह बढ़ जाती है और नहीं, जो बढ़ी हुई जो थिकनेस रहती है वो कम हो जाती है और उसकी साइज भी कम हो जाती है किसी भी न्यूक्लियस की। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वह न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर होना शुरू स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर पर अटैच होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये होता है प्रोफेज स्टेज। हमें डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंट्रीओल्स पाए जा रहे हैं वहाँ से क्या निकल रहा है, स्पाइंडल फाइबर्स निकल रहा है, जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वह स्टार्ट होना माने अटैच होना स्टार्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियोलस था या जो न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था
वो क्या होता है डिसअपियर शुरू हो गया है, जो कि साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियर प्लाज्म थे वो एक साथ मिक्स हो गए हैं। तो इस प्रकार प्रोफेज फर्स्ट की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें ये सभी घटनाएं होती है। देन इसके बाद आता है मेटाफेज। यदि मेटाफेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं एक लाइन में रखते हैं, मतलब एक कतार में लग जाते हैं, जहाँ पर स्पाइनल फाइबर जो प्रोफेज में मतलब स्टार्ट हो गया था वो अब दिखाई देने लगते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं जो वह स्पाइनल फाइबर के एक रीजन जिसको एक ऐसे प्रकार का मतलब प्लेस पाया जाता है जहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं अटैचमेंट होते हैं, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसमें काइनेटोकोर उसका नाम होता है। जो काइनेटोकोर रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर काइनेटोकोर पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है क्रोमोसोम स्पाइनल फाइबर में आकर के अटैच होते हैं। तो उस जो जगह होता है उसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्लेट पाए जाते हैं उसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। यहाँ पर जो प्लेट लगे रहते हैं उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और इसमें कुछ एपरेटस कार्य करते हैं, सेंट्रियोल्स है ना, जो सेंट्रियोल्स के फार्म में जो एस्ट्रल रे यहाँ पे निकले रहते हैं वहाँ वह एक प्रकार से एपरेटस का काम करते हैं। और क्रोमोसोम क्या होता है, अब यहाँ पे स्पाइनल फाइबर में अटैच तो हो गया है, अब यहाँ से वह क्या होता है दिखाई देने लगता है और वह मतलब वहाँ से उसकी पुलिंग और पुशिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अर्थात क्रोमोसोम अपने अपने साइड के से जो सेंट्रियोल रहते हैं है ना, जो माइक्रोटोन होते हैं उस जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके थ्रू वह पुलिंग की प्रोसेस करते हैं और अपने अपने साइड की ओर वह रिमूव होते हैं। तो जो लार्ज टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं, जो लार्ज टाइप का क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो पेरिफेरल साइड में अटैच होता है। साथ ही साथ जो स्मॉल टाइप का जो क्रोमोसोम वाला पार्ट होता है वो सेंट्रल साइड की ओर पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि हम इस क्रोमोसोम को देखें तो इसमें हम उसका लार्ज पार्ट और उसका स्मॉल पार्ट देख सकते हैं। तो जो स्मॉल पार्ट क्या है सेंट्रल साइड की ओर है, लेकिन उसका जो लार्ज पार्ट है वो पेरिफेरल साइड की ओर है। इसी को इस पॉइंट पे कहा गया है। और इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वह एक दूसरे के जस्ट मतलब डायरेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में होते हैं। तो ये हो गया मेटाफेज के बारे में। अब आता है एनाफेज। एनाफेज मतलब अपीयरिंग, मतलब आगे की ओर हमें दिखाई देता है कि जो मेटाफेज में जो रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो अब इसमें दिखाई देने लगती है। अर्थात क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम था है ना, अब वह क्रोमेटिड में टूटने लगता है और जो क्रोमोसोम था वो बीच से ब्रेक डाउन होता है और अपने अपने तरफ के सेंट्रियोल या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उसके ओर जाने लगता है। साथ ही साथ इस फेज को हम लोग स्प्लिटिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है और अपने अपने तरफ के क्रोमेटिड की ओर रिमूव क्रोमेटिड जो होता है अपने अपने तरफ की जो सेंट्रियोल रहते हैं उसकी तरफ वह जाने लगते हैं। और इस प्रकार जो फाइबर्स पाया जाता है जो उसको खींचने का जो पुलिंग की प्रोसेस होती है और जो पुशिंग की प्रोसेस होती है वो इसमें 3 प्रकार से फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो फाइबर्स पाया जाता है डिसकंटिन्यूस फाइबर होता है। साथ ही साथ इंटरजोनल फाइबर होता है। इंटरजोनल फाइबर क्या होता है, वो धकेलने का कार्य करता है जो दोनों के बीच में पाया जाता है, ये वाला इंटरजोनल फाइबर होता है। लेकिन जो उसको खींच रहा है जो पुल कर रहा है वो होता है डिसकंटिन्यूअस फाइबर, जो उसको पुल कर रहा है और जो पुश कर रहा है वो होता है इंटरजोनल फाइबर। तो इस प्रकार जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपने अपने साइड के सेंट्रियोल की तरफ रिमूव हो जाते हैं और वहाँ पर जा कर के अपनी प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो ये होता है एनाफेज में। अब आता है आखिरी और मोस्ट फेज जो होता है टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस का आखिरी फेज होता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस का आखिरी फेज कहने का अर्थ है टीलोफेज होता है। तो जो टीलोफेज होता है इसमें जो न्यूक्लियर जो होता है वो ड्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अर्थात न्यूक्लियर ड्यूजन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक सेल का जो साइटोप्लाज्म था यहाँ पे हमको केवल एक सेल ही दिखाई दे रही है। यदि बात की जाए इस डायग्राम की
तो इसमें केवल हमको एक सेल दिखाई दे रही है, लेकिन यह बीच से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आगे चल के क्या होगा, जब ये फेज क्या होता है, प्रोफेज के रिवर्स फेज होता है, जहाँ पे जो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोलस जो नहीं बने थे वह बनने लगते हैं। जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, वो दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, और क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो अपने अपने तरफ के सेल्स में जाने लगते हैं। तो इस प्रकार एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म होता है। तो ये जो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म हो रहा है वो साइटोकाइनेसिस के डिवीजन के थ्रू हो रहा है। जब टेलोफेज तक हमने देखा कि न्यूक्लियोलस फिर से फॉर्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गया, और इसी फॉर्म के द्वारा जो अपने अपने जो 2 क्रोमोसोम थे वह क्रोमेटिड में ब्रेक डाउन हो गए, और एक क्रोमेटिड अपने अपने ओर चले गए और फिर से एक नया सेल का फॉर्म करने लग रहे हैं। तो नया सेल का फॉर्म किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम जो आए हुए हैं उसको घेर लेगा, और जो न्यूक्लियोलस वहाँ पाए जाएंगे, तो एक प्रकार से नए सेल का फॉर्म करने लगता है। इसी कारण इसको टेलोफेज कहा गया है। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना या उसका टूटना। तो जो सेल होता है वह एक सेल जो होता है वह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है कम्प्लीटली। तो ये जो होता है वो साइटोकाइनेसिस डिवीजन के थ्रू होता है, जिसमें जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो रहा है बीच से जो क्लीवेज फरो बन रहा है किसी भी एक सेल में 2 सेल को बनाने के लिए, तो यहीं पे क्लीवेज फरो कार्य करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे जो एक सेल होता है वो अपने अपने तरफ के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको बना लिए रहते हैं, और इस प्रकार एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म हो जाता है। यही होता है एम फेज का पहला माइटोटिक फेज, जिसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो ये हो गया